अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है। एक तरीके से अबहाम ख़त्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। नई मरदमशुमारी के तहत आम इंतखाबात होंगे। जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक 17 अगस्त से 14 दिसंबर तक नई हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद यह जाहिर है कि इलेक्शन शेड्यूल आएगा। तो ये मामला एक तरीके से अब ये तकरीबन तय नज़र आता है कि इलेक्शंस पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात फरवरी 2024 से पहले मुमकिन नहीं है। अबहाम तो दूर हो गया, लेकिन गूमगू की कैफियत अभी भी बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों से रोका जाए। और आइन जो कहता है आर्टिकल 224 के अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले तहलील हो जाएं तो फिर 90 रोज़ में आम इंतखाबात लाजमी हैं, और अगर ऐसा नहीं करना तो फिर उसके लिए आइनी तरमीम लाजमी है। तो जब आइनी तरमीम नहीं होगी, उस सूरत में ये मामला कैसे आगे लटकाया जा सकता है? क्या 8 रुकनी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि आइन के आर्टिकल 153 के तहत बनी है, वो बाय मेजॉरिटी या फिर इत्तफाक राय से ये फैसला कर सकती है और आइन के आर्टिकल 224 को ओवरराइट कर सकती है? बहुत ही अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले के ऊपर कोई एक्शन ले सकती है? आज अनवारुल हक काकड़ साहब, निगरान वज़ीर आज़म, उनकी निगरान वफाकी काबीना भी सामने आ गई और हैरान कुन तौर पर इसको पहला मरहला करार दिया जा रहा है। अब पहले मरहले में बताया जा रहा है कि 18 के करीब लगभग अरकान हैं काबीना के, और फिर आइंदा मरहला भी शायद कोई होगा जिसमें मज़ीद लोग जो हैं वो काबीना में शामिल किए जाएंगे। ये बात बहुत हैरान कुन होगी आपके लिए कि ये गुज़श्ता 15 साल में बनने वाली सबसे बड़ी निगरान काबीना है। इससे पहले नासिरुल मुल्क साहब ने 2018 में जो काबीना बनाई उसमें सिर्फ 8 अरकान शामिल थे। उससे पहले मीर हज़ार खान खोसो साहब, उन्होंने जो वफाकी काबीना बनाई इलेक्शंस करवाने के लिए, उसके अरकान की तादाद 14 थी और एक उनके पास मशीर थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी वफाकी काबीना बनाई गई है जिसको तकरीबन वो इख्तियारात भी दे दिए गए हैं जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं, तो उसका मैंडेट क्या होगा? क्या उनका 1 पॉइंट एजेंडा और फोकस ये है कि मुल्क में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात करवाने हैं, या फिर मुल्क के वो फैसले जो कि एक इलेक्टेड लीडरशिप का काम है वो अब निगरान हुकूमत बैठ कर करेगी? और अगर निगरान हुकूमत यही काम बखूबी कर सकती है तो फिर लोग जो हैं, और इसी तरीके से इल्तवा का शिकार करना है, तो फिर बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि फिर ये इलेक्शंस करवाने की क्या ज़रूरत है? 55-60 अरब रुपए की रकम खर्च करना और ऐसे इंतखाबात के नताइज की तरफ जाना जिसको फिर पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट ना करें, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला चंद रोज़ पहले सामने आया। जैसे ही PDM की हुकूमत रुखसत हुई तो सवालात होने लगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कब वतन वापसी होगी। जो बहुत ही अहम रुकन हैं ख्वाजा आसिफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने कहा कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता उस वक्त तक रिस्क नहीं लिया जा सकता मियां साहब की वापसी का। वो इशारा कर रहे थे कि उमर अता बंदयाल मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा नए चीफ जस्टिस आएंगे। जब ही 10 सितंबर के बाद मियां साहब वापस आएंगे, उसके बाद फैमिली ज़राए ने शरीफ ख़ानदान के इसकी तरदीद कर दी। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब आए, उन्होंने कहानी मज़ीद तब्दील कर दी और अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया है कि बरियत तय हो गई है, गारंटी मिल गई है। अभी गारंटी कौन देता है? राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा वो सुन लीजिए, फिर हम इस पर मुबाहिसे का आगाज़ करते हैं। नोटिस हो चुका है, गारंटी मिल गई है, हाँ हो चुका है। उनकी अपीलें पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनमें बरियत जो है वो जीरो रिस्क है, वो गारंटी है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने मरियम नवाज साहबा की अपील में किया है, उस फैसले को आप पढ़ लें तो वो गारंटी है।
अब क्या ये मामला इतना ही सादा है? बात करेंगे। मेरे साथ आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के खालिद जमील साहब, मुझे माहिर कानून, मुमताज़ माहिर कानून जहांगीर जदून साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, इमरान खान को मुतअद्दिद मुकदमात में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PTI को भी। तो आगाज़ कर लेते हैं जहांगीर जदून साहब से। आपने गुफ्तगू सुनी, जदून साहब, राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं बरियत तय हो गई, गारंटी मिल गई। ये गारंटी मुमकिन तौर पे कौन दे सकता है कि मियाँ साहब आएंगे और सब कुछ बेहतरीन अंदाज में तय हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, राना साहब के जो आखिर में उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा था कि आप अगर केस को पढ़ें तो मरीम नवाज़ शरीफ और कैप्टन सफ्तर की जो बरियत थी वो गारंटी है। मतलब उन्होंने केस के मेरिट बताएं कि एक्चुअली देखें केस तो इसमें कोई जान तो नहीं है, तो मानने की बात है कि जो भी पॉलिटिकली केस बनाए जाते हैं आखिर एंड में उनका यही अशर होता है। लेकिन आप देखें केस बनाना, फिर उनको आगे लिंगर ऑन करना, फिर एक मौके पे उनको आगे पीछे करना, तो ये सारी आपको पता है मैनेजमेंट हुई होती है। तो अब वो गारंटी तो ज़ाहिर है उनका केस पहले इसमें जान नहीं थी। जो ट्रायल कोर्ट थी नैब की, उन्होंने उसमें कैटेगोरिकली लिख दिया था कि करप्शन का तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब जहाँ तक उन्होंने कोई उनको कन्विक्शन की है, वो भी पॉसिबली उन्हीं केस में बिल्कुल जो है ना, मेरे जो बिल्कुल आपको फेयर लीगल ओपिनियन दूँ तो जब आपके दो जो अक्यूज़ड हैं वो बरी हो जाते हैं, तो साथ उनकी अपील अगर वो इधर होते तो अब तक कब की ये ख़त्म हो जाती। तो अब गारंटी का मतलब है कि उनको हो सकता है उनके जहन में हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ जो भी चीफ जस्टिस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की 15-16 सितंबर के बाद कोई भी आएगा, तो उनका केस जो है ना, मेरिट का जो केस है उस पर मेरिट पे उनकी बनती है, इक्वटल बनती है। इसमें कोई कन्वेक्शन आप देखें ना बनती नहीं है ना। जो केस सर मरीम नवाज साहिब और कैप्टन सफदर साहब का जो मामला है वो तो काफ़ी माह पहले का है। अगर ये उनके जहन में मौजूद है और इसको वो गारंटी समझ रहे हैं बरियत के लिए, और इसको वो करार दे रहे हैं कि तय हो गया अब तो ये तो फैसला आने के बाद का रद्द अमल था। अभी 2 दिन पहले अगर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि रिस्क मौजूद है और जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता उस वक्त तक मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, और उसके 2 दिन के बाद राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं जनाब गारंटी मिल गई है, बरियत तय है, तो क्या रेफरेंस आप समझते हैं कि सिर्फ इसी केस के हवाले से मरीम नवाज साहिबा के और कैप्टन सफदर के, या गारंटी बाकायदा है कोई? नहीं, इसमें देखिए मैं तो किसी की बैकडोर गारंटी की बात नहीं करता, ना मुझे पता है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है। लेकिन मैं तो आपको उनके केस के मेरिट की, क्योंकि मैं केस से एसोसिएटेड रहा हूँ 2017-18 से और केस सारा देखा हुआ है, तो मैं केस के मतलब कह सकता हूँ केस के अंदर जान नहीं है बिल्कुल सही, क्योंकि वो आएंगे प्रोटेक्टिव बेल लेंगे और अपील जो है वो हियरिंग होगी, तो अपील के अंदर जो है डेफिनेटली इसकी क्विटल नज़र आ रही है। क्योंकि देखें आपको कन्विक्शन के लिए बिहाइंड रीजनेबल डाउट एक केस बनाना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। तो उनका केस जो है वो आपको पता है किस नोयत का बना था, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आई। बेसिकली आप देखें आज दिन तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कभी डायरेक्शन दिया कि इनके खिलाफ 3 रेफरेंस फाइल करें। 3 रेफरेंस बनते ही नहीं थे। रेफरेंस अगर बनता भी था, चाहे झूठा ही बनता था, तो 1 रेफरेंस बनता था, लेकिन उन्होंने 3 रेफरेंस डाले हैं। सही। शोएब शाहीन साहब मुझे बताइएगा, क्या ये बात इतनी ही आसान है, इतनी ही सादा है जितनी बताई जा रही है कि मियाँ साहब नवंबर के तीसरे हफ्ते में इस्लामाबाद या फिर लाहौर लैंड करेंगे, रेड कारपेट बिछाया जाएगा, उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे? जो रेफरेंसेस हैं वो एक तो नहीं, फ्लैगशिप है, अल-अज़ीज़िया है, एवन फील्ड है, इन सब में तमाम कानूनी मामलात जो हैं वो तकाज़े इतनी आसानी से पूरे हो जाएंगे आपके ख्याल में? शोएब शाहीन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राब्ता कायम करने की कोशिश करें जी शोएब शाहीन साहब से, दोबारा उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। खालिद जमील साहब मुझे बताइएगा कि मियाँ साहब जो हैं उनके ऊपर केसेस तो एक से ज़ायद हैं, कोई एक तो नहीं है। एक में सस्पेंड हो चुकी है उनकी जो सज़ा है, और फिर जिसमें वो अभी सज़ा काट रहे हैं, और एक एफिडेविट के तहत वो पाकिस्तान से बाहर गए। तो जो वापसी है, वापसी पे नून लीग तो दावा कर रही है कि रेड कारपेट बिछेगा, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, और वो जहाज़ से आकर एयरपोर्ट से बाहर निकल कर वो एक जलसे से खिताब करेंगे, जलसा आम से खिताब करेंगे। तो कानून आपके नहीं ख्याल में ये कहता है कि वो जब वापस आएंगे तो जहाज़ से उतरते उनको गिरफ्तार करके और फिर लीगल प्रोसेस के बाद ये मरहला आए अगर आना है?
देखिए पॉलिटिकली तो इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो ये कह सकते हैं कि वो आके जलसा भी कर सकते हैं, वो एक जुलूस बना के, चाहे वो एयरपोर्ट से लेकर और कोट लखपत जेल तक की जुलूस क्यों ना हो, बना सकते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस वक्त मौजूद है, ऐसा वो कर सकते हैं। दूसरा मामला जो लीगली जदून साहब भी कह रहे हैं कि अगर उस फैसले को देखें जिसमें मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब जो है कि वो इक्विटल हुआ है, उनका लीगल ग्राउंड तो वही है और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है कि जो गारंटी की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन सिर्फ अगर लीगल ग्राउंड उन्हीं को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि फिर इतना अरसा वो बाहर क्यों रहे। जब ये फैसला आ गया तो इमीडिएटली मियाँ साहब जो है कि इसी गारंटी की बुनियाद पर पाकिस्तान में आकर उसी कोर्ट से रजू करके और ख़ुद भी रिलीफ ले सकते थे। लेकिन इसके अंदर पॉलिटिकल रीज़न और फिर दूसरा जुडिशल सिस्टम के अंदर जो जदून साहब ने थोड़ा सा उससे किनारा कशी किया, लेकिन ये 15-16 सितंबर की डेट बड़ी अहम है और जब तक ये चेंज नहीं होगा आपके इस जुडिशल सिस्टम के अंदर, उस वक्त तक मेरा ख्याल है मियाँ साहब कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। खालिद साहब मैं ज़रा शुएब शाहीन साहब से उनकी राय पूछ लूँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ। शुएब शाहीन साहब, मुझे बताइएगा कि कानून क्या कहता है कि मियाँ साहब जो उनका इस वक्त लीगल स्टेटस है, उस लीगल स्टेटस के साथ जब वो लैंड करते हैं पाकिस्तान, तो कानून क्या कहता है कि जहाज से बाहर आने पर मियाँ साहब के साथ क्या किया जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि जब वो लैंड करेंगे वो कन्विक्टेड भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, तो नेचुरली वो सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करेंगे। जब वो कोर्ट ऑफ लॉ के पास सरेंडर करेंगे तो जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद वो उस केस में जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट वाला केस है और अल अजीजिया वाला केस है, तो दोनों में उनको कन्विक्शन है। उसमें वो जजमेंट सस्पेंड हुई भी थी और दूसरे केसेस में उनकी बेल उन्होंने कराई भी थी, वो सब सारे बेल खारिज हो गई है। तो जब वो आए नहीं है या एब्सकॉन्ड कर गए हैं तो वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहला तरीका कार ये। दूसरा, जो आप मरियम नवाज वाली बात कर रहे हैं और वही प्रेसिडेंट अगर अप्लाई होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनके इस केस में भी अप्लाई होगा। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो वो नैप लॉ के मुताबिक उनके ऊपर जो सजा हुई है उस सजा को ऑटोमेटिकली सिर्फ इस ग्राउंड पे ये खत्म हो जाएगी क्योंकि इनके खिलाफ सच कोई बड़े सीरियस ग्राउंड्स नहीं थे मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, तो इनको ये पब्लिक ऑफिस ऑर्डर भी नहीं थी। और ये अलग बात है जो मेरे दोस्त ने पहले कहा, पॉलिटिकल एंड जुडिशल, ये सारा एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इदारों के ऊपर, हमारा इदारों का जुडिशरी के ऊपर भी बारात इम्पैक्ट होता है और किस अंदाज में होता है, किस तरह वो काम करते हैं, उसकी मिसाल आपने इमरान खान की कन्विक्शन की सूरत में आपने देख ली है। तो हमारे अगर अदलिया वाकई आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो और वो काम करे, इर्रेस्पेक्टिव के कौन आगे इक़्तिदार में है कौन नहीं है, किसकी एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती है, किसने दोस्ती खत्म कर दी है, कौन दुश्मन है, ये सारी चीजें अगर हो जाएं और फिर जो आप फरमा रहे हैं, तो हमारे दोस्त भी कर रहे थे कि अगला महीना सितंबर का बड़ा अहम है, लेकिन मैं खुल के बात अगर करूं तो वही, अगर ये चूंकि ये केसेस तो सुप्रीम कोर्ट के हैं नहीं, अगर ये केसेस हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं या लाहौर हाई कोर्ट के हैं, अगर यहाँ जब केसेस होंगे तो वहाँ की चेंज एज सच को इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काजी फाइज साहब इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके लिए काम करेगा या इनको को आउट ऑफ द वे करेगा, तो ये इनकी भूल है। इसलिए कि वो एक बड़े इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट और बड़े कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाले जज हैं, तो इनकी ये हाई एक्सपेक्टेशन टू दिस एक्सटेंट कि वो इनके हर गलत काम को भी इनको सपोर्ट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी इस तरह की कुछ और जज हुमायूं दिलावर का जो फैसला है जिसके सस्पेंशन के लिए आप तगो-दो कर रहे हैं, उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर तोशा खाना के मामले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आरिफ अलवी, दीगर लोग, ये भी क्या इस जद में आ सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल आ सकते हैं। वो क्यों नहीं आ सकते, वो बिल्कुल आएंगे। बात यह है कि अगर उन्होंने वाकई डिक्लेयर नहीं किए अपने तहाइफ जो उन्होंने लिए थे, जो कि पिछले दिनों शहजाद इकबाल के शो में हमने देखा था, उसमें उन्होंने उनके टैक्स, उनके एसेस डिक्लेरेशन और उसके साथ उनके तहाइफ दोनों सामने रखे, तो पता चला कि जनाब उन्होंने तो वाकई तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, तो उसमें वो बिल्कुल आएंगे। पहली बात, हमने तो डिक्लेयर किए हैं, हमारा तो सिर्फ ये इतराज है उनका, ये तो बहरहाल मेरिट ऑफ द केस है, इतराज ये है कि आपने टैक्स अथॉरिटीज के पास सोर्स ऑफ इनकम जमा कराया और उसके आगे आपने लिखा
तोशाखाना। यहाँ आपने टोटल एसेट्स मूवेबल एंड इमूवेबल लिख दिए, लेकिन आगे लफ्ज तोशाखाना नहीं लिखा, इसलिए मिसडिक्लेरेशन हो गई। ये तो उन्होंने फंसाना मकसद था उनका, और कुछ भी नहीं था। सही। लेकिन जो जुर्म किया है, देखें, गाड़ियां लेना जुर्म है कानून के मुताबिक, आप ले नहीं सकते तोशाखाना से। नवाज ने ली, उसने नवाज शरीफ ने ली, आसिफ अली जरदारी ने 3 गाड़ियां ली, यूसुफ गिलानी ने ली। वो जिन्होंने जुर्म किया है कानून के मुताबिक, जो नहीं ले सकते थे, और उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हुए थे जो पिछले साल वापस हो गए थे लॉ में अमेंडमेंट की वजह से, नैब लॉ में। वो भी नैब लॉ भी अब कल लगा हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है या क्या जजमेंट आती है उसका भी पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये फिर अगर इस तरह चलना है तो फिर इन सब के खिलाफ ये सारी प्रोसीडिंग तो हो सकती है। सही। शुएब शाहीन साहब मेरे साथ ही रहें। जहांगीर जदून साहब, इसका मतलब ये है जो शुएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नवाज के ज़राए से हमें बात पता चल रही है कि अगर लाहौर लैंड करते हैं तो दाता दरबार हाज़िरी होगी और एक जलसा होगा, फिर जाती उम्रा चले जाएंगे, और अगर इस्लामाबाद हाज़िरी में लैंड करते हैं तो फिर परेड ग्राउंड में कोई जलसा होगा, तो ये तो मुमकिन नहीं होगा फिर। नहीं, डेफिनेटली देखें, जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो उन्होंने पब्लिकली मतलब मुतअद्दिद दफ़ा कहा हुआ है कि वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है वो अडॉप्ट करेंगे, और उसके बगैर जो है कोई तरीका नहीं है। तो उनकी प्रोटेक्टिव बेल होगी, बेल होने के बाद डेफिनेटली वो कोर्ट के अंदर जाएंगे, जहाँ पे अपीलेट कोर्ट है वो इस्लामाबाद के अंदर, दोनों केसेस जो है इस्लामाबाद के ही हैं। तो इस्लामाबाद में आने के बाद जो है फिर वो अपना जो अपील है उनकी बहाल हो जाएगी। जब अपील बहाल होगी तो अपील पे आर्गूमेंट होंगे। तो केस मैंने शुएब शाहीन साहब ने शायद उनको केस नहीं देखा हुआ, तो केस में बिल्कुल जान नहीं है, उसके मेरिट नहीं बनते। उसकी वजह यह है ना कि आप जब एक केस में उन्होंने की सज़ा सस्पेंड होगी, दूसरे केस में देखें अरशद मलिक का क्या अशर हुआ है, क्या वीडियोज़, क्या उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो दूसरा पहला केस था, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा जी आयु कौन है, आप आए बताएं, उन्होंने कहा जी आपने इनकम डिटरमिन की, उन्होंने कहा नहीं की, उन्होंने कहा ये इनकम किसने चार्ट लिखा है, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता है। तो ये देखें ना, इस तरह के जो केस बनाए जाते हैं तो इनकी कोई आगे पीछे फिर वो केस अब उनका केस जिन चीज़ लोगों ने वो बनाया है वो अपने ओन ही नहीं करते वो केस, तो केस किस तरह स्टैंड करेगा आपका। अब प्रोसिक्यूशन ही नहीं ऑन कर रही है, या प्रोसिक्यूशन जो बंदा प्रोसिक्यूटर है आईओ है वो कहता है ये चार्ट इनकम में मैंने नहीं बनाया, उसको पूछा भाई किसने बनाया, कहता है जी मुझे नहीं पता है। लेकिन उसके बाद आपके अंदर फिर केस का मेरिट क्या रह जाता है इस सारे मामले में। लेकिन इस सारे मामले में मुझे ये भी बता दीजिए कि जो मियाँ साहब की, बड़े मियाँ साहब की पाकिस्तान से रवानगी थी वो एक एफिडेविट के तहत हुई थी, छोटे मियाँ साहब ने वो दिया था, और उस के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब अगर मियाँ साहब वापस आ जाते हैं और ये मामला दोबारा वो अदालत के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो क्या अदालत ये सवाल नहीं करेगी कि आप तो 8 हफ्ते के लिए गए थे या 4 हफ्ते के लिए गए थे, आप इतना अरसा कहाँ रहे, और जो आपकी गारंटी देने वाला शख्स है वो कहाँ है, और उनसे कोई सवाल नहीं होगा? नहीं, देखें, वो जो इन्होंने बाहर जाने की इजाज़त थी वो दी है लाहौर हाई कोर्ट ने, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था जी कि अब जब आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट दें कि यू आर फिट टू ट्रैवल, तो ये तो एक अलग बहस है कि अभी उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट की, और डॉक्टर ने जो वो हाई कोर्ट की जजमेंट है, 2 डिवीज़नल बेंच ने वो जजमेंट दी थी कि आप जा सकते हैं, और जब आपको डॉक्टर कहेंगे वापसी पे आपकी सेहत ठीक है तो वापस आ जाए। जहाँ तक अपील का मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो लाहौर हाई कोर्ट का जाने का मामला है, जब वो आके सरेंडर कर देंगे तो अपील उनकी बहाल हो जाएगी। उसके बाद मेरे ख्याल में ये कोई नहीं पूछ सकता कि आप 2 हफ्ते के लिए, तो अभी क्यों नहीं। जब एक दफ़ा बंदा प्रोसेस से आउट हो जाता है तो चाहे वो महीना हुआ है, साल हुआ है, दोबारा जब आएगा तो फिर कोर्ट उसको मेरिट पे देखेगी। सही। खालिद जमील साहब मुझे बताइएगा, व्हाट इज़ द बज़? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो रुजू उसने किया है, और दूसरी तरफ हमारे सामने ये नोटिफिकेशन मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपसे थोड़ी देर पहले आया है। 17 अगस्त से ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं नई हल्का बंदियों का, 14 दिसंबर तक ये प्रोसेस जारी रहेगा, जिसका मतलब वाज़ेह है कि उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है जारी होगा। अगर 60 दिन कंसिडर कर लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि 14 फरवरी 15 फरवरी से पहले पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुमकिन नहीं है। कब तक आपको लग रहा है कि ये मामला टेकअप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल है पाकिस्तान में, एक बड़ी अजीब सी खामोशी है हर तरफ के अंदर। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखें, बड़ा क्लियर है उन तमाम मामला के अंदर, और जैसे ही असम्बली तहरील होती है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो आर्टिकल 48(5)A है आईन पाकिस्तान का, जिसके अंदर सदर पाकिस्तान को डेट अनाउंस करनी थी। सदर पाकिस्तान ने 8-9 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल खामोश हैं, कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का हलफ हो गया, कैबिनेट ने हलफ ले लिया, प्रेसिडेंट ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे 8-9 दिन, इस दौरान 5 अगस्त को
मरदमशुमारी के नताइज सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद 2 इजलास जो साबिक गवर्नमेंट थी उसके दौर में हुए और 2 इजलास आज दूसरा इजलास है जिसके बाद ये फैसला हुआ। और इस फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई है, गुज़श्ता रोज़ हुई है ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेशन इस तरफ करती हैं कि शायद ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी एक सिमत की तरफ सोच रहे हैं। और अगर इस डेट को देखें आप, और ये डेट कह रही है जी 14 दिसंबर को, अगर 15 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करता है तो 54 दिन इलेक्शन एक्ट के तहत आपको ये चाहिए, और ये 54 दिन बनते हैं 7 फरवरी। तो इसका मतलब ये है कि आपका मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं। सेनेट में आपका हाफ सेनेट जो है वो रिटायर हो रहे हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और अगर आपने इससे और आगे लेकर गए तो फिर आपका पूरा का पूरा जो पार्लिमानी सिस्टम है, जो पार्लिमान है आपकी, वो ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अगेंस्ट सारा का सारा चला जाएगा। अगर इस चीज़ को लॉजिकली आप तस्लीम कर लें कि अच्छा जी मरदमशुमारी ज़रूर होनी है, हम 90 दिन की जो बार लगाई हुई है पाबंदी उसको थोड़ा सा नरम करते हैं, तो आपको फिर 7 फरवरी से लेके और 28 फरवरी के दरमियान जो है कि आपको ये इलेक्शन हर हालत में करवाने होंगे। लेकिन ये असल मैच अब पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पंजाब के इंतखाबात से जो फैसला दिया उसके नराफ करेगी या नहीं करेगी। खालिद जमील साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक का आगाज करेंगे शुएब शाहीन साहब से। उनसे पूछेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले में इंटरवीन कर सकती है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वो खुद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में इसमें फरीक बनने का इरादा रखते हैं। बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो ये अनाउंसमेंट कर दी कि डीलिमिटेशन यानी नई हल्का बंदियों की तरफ जा रहे हैं। 14 दिसंबर तक, 17 अगस्त से उसका टाइम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरवीन कर सकती है? गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान भी हुई। क्या इस मामले को बैकडोर सेटल किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो एप्लीकेशन है कि इसको सस्पेंड किया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइएगा, आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले तहलील हो जाए तो 90 रोज़ में, बसूरत दीगर 60 रोज़ में इंतखाबात करवाने। अब ये आइनी शेल का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल होता है। जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो बाय कंसेंसस 8 के 8 अरकान फैसला कर लेते हैं कि नई मरदमशुमारी, और फिर हुकूमत कहती है जनाब नई मरदमशुमारी से करवाएं। तो क्या आइन के इस आर्टिकल और उसकी प्रोविज़न को ओवरराइट कर सकता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला? देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है वो कंपोजिशन ही उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। ये एक पॉलिसी डिसीजन है, और पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का होना जरूरी है। ख्वाजा आसिफ की जजमेंट उसमें बड़ी अहम और वाज़ेह है। 2013 CMR 1205 पेज है जिसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया है कि वो मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का काम ये है कि वो कुछ पॉलिसी डिसीजन बनाएं, और वो पॉलिसी डिसीजन तभी बना सकते हैं कि जब वो इलेक्टेड हों। अब मसलन 12-13 करोड़ आबादी है पंजाब की या KPK की जितनी भी बनती है, अब उनकी बिहाफ पे एक चीफ मिनिस्टर जो नॉमिनी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैठा हुआ है। 90 डेज बाद उसका टाइम भी खत्म हो गया है। इवन इफ इट इज विद इन टाइम ऑफ 90 डेज, इवन देन भी वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता। मेरी बिहाफ पे वो क्या फैसला ले सकता है कि मैंने उसको वोट ही नहीं दिया। वो मेरी बिहाफ पे जो फैसला करेगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। एक तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आर्टिकल 224 उसके ऊपर, अच्छा ये मरदमशुमारी का मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि ताकि हल्का बंदियां हों और उसके मुताबिक जहां जहां कहीं तादाद बढ़ानी है, कहीं कम करनी है, जिस एरिया को ज्यादा देनी है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप उसके मुताबिक पॉपुलेशन के मुताबिक आपने हल्के बना देने हैं। ये है उसका असल पर्पज। वो तो आप कर नहीं सकते इसलिए कि आपके पास असेंबली नहीं है। तो एन उस टाइम ये एक जिसको कहते हैं नया कटा खोल के चली गई PDM की जमातें। अच्छा, फिर 30 अप्रैल को ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया था। अगर ये वाकई में एक नियत थे तो ये पहले कर लेते, नोटिफाई कर देते, CCI का इजलास बुला लेते। बल्कि इनके तो सारी PDM की जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि हमने पुराने सेंसस पे कराना है क्योंकि नए सेंसस के मुताबिक तो इलेक्शन डिले होगा। अच्छा, 4 महीने 5 महीने आपने 30 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड तय किए। अब आप एक हफ्ता या 4 दिन पहले 9 को उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने की असेंबली भेजी।
इन्होंने 5 को सीसीआई की मीटिंग करके कह दिया कि जनाब ये तो हम नोटिफाई कर रहे हैं और इसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये भी उन्होंने तब्दील कर दिया, प्रेसिडेंशियल पावर्स हटा के उन्होंने वो दे दी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन के मुतालिक आज से 1 हफ्ता पहले जो फैसला आया है, डिटेल रीजंस ऑफ जजमेंट आई है, और उसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को डिरेल किया है और गैर आईनी इकदाम उठाया है। अब इलेक्शन कमीशन को तो मेरा ख्याल है अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए कि इस डिटर्मिनेशन के बाद और इस फैसले के बाद, क्योंकि उनका सिर्फ एक काम है इलेक्शन कराना। अगर वो इलेक्शन कराने ही नहीं चाहते, पंजाब और केपी का इलेक्शन भी उन्होंने कराने में कामयाब नहीं हुए, और उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग उठ के कह दिया कि जी हम 30 अप्रैल वाला इलेक्शन जो है पंजाब वाला हम 8 अक्टूबर को कराएंगे। किधर गया अब 8 अक्टूबर? सर अगर इतने वैलिड, इतने सॉलिड लीगल ग्राउंड्स मौजूद हैं तो ये अदालती तहम्मुल, ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहना, आर्टिकल 204 मौजूद है, तौहीन अदालत है, फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर बुलाकर उनको तौहीन अदालत लगा दें। उस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए लोग, उस वक्त के वज़ीर आज़म, काबीना, पार्लियामेंट के अराकीन, नॉन पार्लियामेंटेरियंस भी, मरियम नवाज़ साहिबा भी वो जलसे करते रहे, फजलुर रहमान साहब वो जो गुफ्तगू करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके फैसलाबाद का जलसा, खुडियाँ का जलसा, सरगोदा का जलसा, वहाँ पर जो कुछ किया गया, तो फिर जाहिर है कि ये इसको खुद भी नॉर्मल ही लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो वाकई ये कमजोरी दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई है। सुप्रीम कोर्ट की इस कमजोरी का नुकसान ये हुआ है कि आज भी आपको इलेक्शन करीब करीब नजर नहीं आ रहा। अगर 2 सूबे विद इन टाइम इलेक्शन हो जाते तो किसी की जरूरत नहीं थी कि आज के इलेक्शन को ये अल्तवा करने में कामयाब होते, और उस वक्त भी हम बारहा यही कहते थे कि जनाब ये एक दफा इलेक्शन को अल्तवा करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके 8 अक्टूबर भी होंगे। ये पिछले 6 महीने 8 अक्टूबर कह के हमारे कान पक गए थे। 7 महीने 8 अक्टूबर किधर है? अब 8 अक्टूबर को छोड़े 90 डेज में इलेक्शन है? नहीं है। अगले कब होंगे? अब आप अच्छा सवाल किया जाता है कि जनाब सेनेट जो है वो आधे मेंबरान खत्म हो जाएंगे, मैं तो सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। भाई जब नेशनल असेंबली का नहीं होगा, प्रोविंशियल असेंबलीज का नहीं होगा, शोएब शाहीन साहब मेरे साथ ही रहे, मैं जरा जहांगीर जदून साहब से उनकी राय इसके ऊपर ले लूं। जहांगीर जदून साहब, आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान तो पैदा हो गया है? अगर ये सब कुछ करना भी है तो उसमें आइन में तरमीम और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की, वो आपको नहीं लगता कि वो रिक्वायर्ड है, वो एक मस्ट है? ये देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं उसकी कोई भी अमेंडमेंट जो है ना वो होगी तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी होगी, तो ये तो मतलब ये तो बिल्कुल आम सा बंदा जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल समझ बोझ ज़रा सी भी रखता है उसको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी होती है। बाज़ चीज़ें ऐसे हैं, अब जिस तरह 48 आर्टिकल है उसका सब आर्टिकल 5 है, जिस तरह खालिद साहब ने भी कहा है। अब उसमें देखिए प्रेसिडेंट ने अनाउंस करना था इलेक्शन, तो मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट साहब क्यों खामोश है, इस तरह उन्होंने कहा है अनाउंस नहीं किया है। वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको कोई ना एक्ट वो राइट कर सकता है, और जो उन्होंने एक्ट बनाया है अगर वो उसको जिस बंदे ने पढ़ा है, देखें उसका सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डेट देगा, वो उसकी अमेंडमेंट मतलब है आप कर भी दें तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो राइट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरी, तो मेरे अगर इनकी ये राय तो मेरी फिर इनसे ओपिनियन तो है वो बिल्कुल लीगल है और बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में देखिए उसका ये इशू है कि उसके 2 जिस तरह शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं, अब ये बात नहीं, ये चंद चीज़ें इनकी मर्ज़ी की तो मानते हैं लेकिन दूसरी बात नहीं मानते ना। फिर आप देखें ना, जब आपने कंसेंसस करना है उसे मेरी ये राय बिल्कुल राय चाहिए कि पंजाब के अंदर और केपी के अंदर जो है वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है। देखें, आप जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होती है, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग्स होती हैं वो कहते हैं 3 महीने में एक कम से कम मीटिंग होनी चाहिए। वो एक तो ही 3 एक ही नहीं, वो 3 में अब निगरान को तो आती या 60 दिन के लिए या 90 डेज के लिए, तो उसके तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो मीटिंग होल्ड कराए कि वो ऐसे बहुत बड़े पॉलिसी डिसीजन ले दे। अब ये क्योंकि मैटर अब सबजुडिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, अब देखते हैं इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला करती है। बाज़ार तो मेरी तो ये मतलब पर्सनल लीगल ओपिनियन है कि एक जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उसकी भी कोई अथेंटिसिटी पे क्वेश्चंस हो रहे हैं लीगल के, प्रोलॉन्ग क्यों किया है, नहीं कर सकते हैं, डिसोल्यूशन किस तरह हो गई थी, तो उसमें एक ऐसा बंदा आके बैठ जाए वो फिर वो जो है 70% ऑफ द पाकिस्तान का फैसला करता है। तो मेरे ख्याल में
एक ऐसा पॉलिसी डिसीजन जो है वो हमेशा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को ही लेना चाहिए। सही। खालिद जमील साहब, मुझे बताइएगा, नाम आपने भी देखे, हमने भी देखे, शाहिद अशरफ तारड़, शमशाद अख्तर, डॉक्टर नदीम जान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, अहमद इरफान, अदाकार जमाल शाह, मुर्तज़ा सोलंकी, अनीक अहमद, सरफराज बुगटी, ये नाम और भी मज़ीद नाम हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, इरफान अहमद असलम हैं, मिशाल मलिक हैं। ये काबीना आ गई, इसमें एक्सटेंशन भी होनी है। ये इलेक्शन ही करवाएगी या जिस तरीके से कुछ पेशीन गोई राजा रियाज साहब ने की थी कि अगर नवंबर में नहीं हुए तो फिर 2 साल नहीं होते, तो यही आईनी बुहरान ही कोई बुनियाद बन जाएगा? देखिए, चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं, इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसकी इंटेंशंस बड़ी क्लियर थी। उन्होंने तो अपनी कैबिनेट बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर बनाई हुई थी, माइंड बनाया हुआ था। जैसे केपी के अंदर हमने देखा कि तमाम पार्टियों को कोटा दिया गया था कि अच्छा इतने वजीर उसके, इतने वजीर उतने, ये सारा कुछ किया गया था। यहाँ भी उसी कोटे के तहत बेशुमार नाम आपने पिछले 1 हफ्ते के अंदर मुसलसल जो है कि वो 100% यकीन के साथ शेयर किए जा रहे थे कि ये आ जाएंगे, फलां साहब होंगे। वो सारे लोग नहीं हैं। 2-3 ऐसे नाम इसके अंदर हैं, 2-4 नाम जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लेकिन ज्यादातर नॉन कंट्रोवर्शियल है। लेकिन इवन देन वो जो 2-4 पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले हैं वो भी इतने वो रिजिड नहीं है जितने के जो पहले नाम लिए जा रहे थे। तो इससे अंदाजा ये लगता है कि ये बेसिकली वो पीडीएम का तसलसल या उनकी जो ख्वाहिश थी उसका तसलसल बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो सिलेक्शन की गई है, जिन लोगों की गई है, उनकी अहलियत देखें, उनकी एक्सपर्टीज़ देखें, तो उस तासुर को तक़वियत मिलती है कि ये 3 महीने के लिए नहीं, ये शायद इससे ज़्यादा वक्त के लिए जो है कि ये कैबिनेट लाई गई है। और वो अब इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन के बाद साफ नज़र आ रहा है कि ये आपको कम से कम फरवरी तक तो इनको अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या सीसीआई के उस फैसले को लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है या नहीं देती, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर वहाँ से नफ़ी में जवाब है तो फिर तो खुद ब खुद ये सारी इररिलेवेंट चीज़ें होंगी। लेकिन अगर वहाँ पर कहीं मुस्बत जवाब दिया जाता है, जो मुझे इम्कानात कम नज़र आते हैं, वैसे अगर कोई मुस्बत जवाब दिया जाता है तो फिर यकीन जानिए कि फिर आपका सिर्फ जैसे पंजाब केपी का इलेक्शन डिले हुआ था, फिर ये मुझे फरवरी मार्च में भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर भी कहीं लचक दिखाई तो फिर शायद ये मज़ीद आगे चले जाएंगे। सही। साथ ही रहिए शोएब शाहीन साहब, आप भी। कल का दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब तरामीम केस जो है उसको रिज्यूम करने जा रही है। उसकी हेयरिंग 47 जो है उसकी हेयरिंग्स ऑलरेडी समातें हो चुकी हैं। ये केस कहाँ तक पहुँचा है, और अगर नैब तरामीम में से कुछ तरामीम उनको कलअदम करार दे दिया जाता है तो उस सूरत में किस किस के लिए क्या क्या मसला बन सकता है, ख़ास तौर पे शरीफ ख़ानदान के लिए क्या मसला बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कल ही कोई जजमेंट दे देगा या फिर अभी वो इंतज़ार करेंगे? ख्वाजा हारिस साहब ने एक रिपोर्ट अपनी जो है उसमें जमा करवानी थी। ये मामला किस तरीके से अनफोल्ड होगा, इसके बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की रिटायरमेंट में अब तकरीबन 30 दिन का वक्त बाकी है। वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अब इस एक आखिरी महीने में हमने आगाज़ में तो देखा एक फ़ैसला आया जिसमें जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है उसको कलअदम करार दिया। मज़ीद क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये बहुत अहम है। नैब तरामीम केस कल के लिए लिस्टेड है, कल वहाँ पर क्या होगा, क्या फ़ैसला आ सकता है, इसके हवाले से, और एक ऑडियोज़ कमीशन था उसके हवाले से भी क्या कुछ हो सकता है, या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो इंतखाबात इल्तवा केस है उसकी बुनियाद के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। जाते जाते आखिरी दिन तक मास्टर ऑफ द रोस्टर भी चीफ जस्टिस हैं, बेंच बनाने का इख्तियार भी उनके पास है, फैसला देने का इख्तियार भी उनके पास है। क्या क्या कुछ हो सकता है इस पर बात करेंगे। शोएब शाहीन साहब, मुझे बताइएगा कि जो 47 हेयरिंग्स हुई हैं आपने उनको फॉलो किया होगा, आपको क्या लगता है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? मुमकिन तौर पर नैब तरामीम के हवाले से जिसको पीटीआई कहती रही है कि ये NRO2 है, उस NRO2 के हवाले से क्या फैसला आ सकता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अगर देखा जाए इन इट्स ट्रू स्पिरिट तो इस तरह जिस अंदाज से अमेंडमेंट की गई है ये नैब लॉ की, वो पर्सन स्पेसिफिक है। उसके अंदर ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस की गई है। अब उनके अपने ही वकील लॉ मिनिस्टर साहब थे जो शरीफ फैमिली के, और सबके केसेस सामने रख के उसके अंदर लॉ में अमेंडमेंट की गई है।
तो नेचुरली देखे ना, जो वाइट कलर क्राइम होता है उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर उसमें आप ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर देंगे टू दी प्रोसिक्यूशन कि वो साबित करें, और फिर आपने आबाओ अजदाद ने उठा करके अगर अपने बच्चों और स्पाउसेस के नाम प्रॉपर्टी रख ली है, वो भी फिर साबित करना पड़ेगा कि वो किसी करप्ट प्रैक्टिस से उन्होंने की है। फिर उसके अंदर जो बेनामीदार की ट्रांजैक्शन है उसको चेंज किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये जब एंटी करप्शन लॉज होते हैं उसके अंदर ये अलग बात है कि हमेशा ये इस्तेमाल हुई है, नैब आज भी हो रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। आज भी इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो वो पता चला कि जनाब वो नैब का ही कोई वारंट था, उसको एग्जीक्यूट कराने रेंजर्स वाले आ गए। जब रेंजर्स को बुलाया गया कि भाई तुम बताओ, वो जी सेक्रेटरी इंटीरियर को हमने नैब को बुलाया गया, नैब वाला तो को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने सेक्रेटरी इंटीरियर को भेज दिया था कि हमारा जो है वो वारंट को एग्जीक्यूट कराएं। सेक्रेटरी इंटीरियर को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो लेटर अभी मिला ही नहीं। इस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आज भी इस्तेमाल हो रहा है, माजी में भी होता रहा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिस अंदाज से ये अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये तो करप्शन को फरोग देने के मुतरादिफ है। तो आप वाइट कलर क्राइम को आप भूल जाएं। जिसके हाथ में अख्तियार है, जिसने खुफिया तरीके से रिश्वत ली है, जिसने को माल बनाए हैं, जिसने को अपनी बीवी बच्चों के नाम पैसे रख दिए हैं या उनके जरिए से को माल बनाने का जरिया और वसीला बना दिया है, तो उसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने बर्डन ऑफ प्रूफ ही शिफ्ट कर दिया है टू दी प्रोसिक्यूशन। एक बंदा मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, मेरी आमदनी जो है बज़ाहिर जो है वो 5 लाख की करीब भी नहीं बनती सालाना, तो नेचुरली मेरे से सवाल हो सकता है भाई आप बताओ ये कितने पैसे कहाँ से आए। लेकिन यहाँ चेंज हो गया कि नहीं, ये प्रोसिक्यूशन साबित करेगा कि मेरे पास ये जो पैसे आए हैं करप्ट प्रैक्टिसेस से आए। ये सारी चीजें हैं जिसको तो अगर सुप्रीम कोर्ट की भी राय अगर सेट असाइड अगर इसी लाइंस के ऊपर सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट इनको सेट असाइड कर देती है, तो वो केसेस जो कि नैब अमेंडमेंट्स आने के बाद खत्म हुए हैं, क्या वो रिवाइव हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएंगे। आपको याद है जो एनआरओ एक्चुअली दिया गया था, जिसका असल नाम एनआरओ था, तो वो नेशनल रिकंसोलिएशन ऑर्डिनेंस वो दिया था मुशर्रफ साहब ने बेसिकली जी। तो वो सारे का सारा वो जब सेटिसाइड हुआ तो वो सारे केसेस बहाल हुए। ये अलग बात है कि वो उस तरह फिर वो केसेस बहाल प्रैक्टिकली कागजों में तो हो गए, लेकिन एक्चुअली बहाल नहीं हुए। किसी की फाइलें गुम हो गई, किसी का रेफरेंस फाइल गुम हो गया, या जिस तरह जदून साहब फरमा रहे हैं अब आप तफ्तीशी ही बदल देंगे, आईओ ही बदल देंगे, प्रोसिक्यूटर ही बदल देंगे, वो जाकर वहाँ कंप्रोमाइजिंग स्टेटमेंट देगा, तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट कुछ और आएगा। बहरहाल लेकिन ये जो ही सेटिसाइड अगर होता है, तो अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली जो केसेस जहाँ से खत्म हुए थे वहीं से शुरू हो जाएंगे। सही, अगर रेफरेंस वापस हुआ था तो वो वहीं वापस दोबारा जमा हो जाएगा। सही। शोएब शाहीन साहब आपने जो गुफ्तगू की है उस पर जहांगीर जदून साहब कोई जवाब भी देना चाह रहे हैं, और मैंने भी आपसे अभी साथ रहिएगा, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनकी किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से अब कुछ बातें चल रही हैं, उस पर मैंने ज़रा आपसे आपकी राय जाननी है। जदून साहब प्लीज़। ये देखें, अब जो नैब का जो अच्छी, मैंने कहा जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन। अब देखें नैब के अंदर जो एक तरमीम उन्होंने की है कि जी आपका 90 डेज़ का जो रिमांड है वो ख़त्म हो गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो इमरान खान होगा और उसकी मिसेज होंगी। देखें ना, दूसरे लोगों ने, आप देखें आप जितनी लीडरशिप थी टॉप टीयर की PMLN की, उन्होंने कितना अरसा गुजारा है। किसी ने 60 दिन रिमांड में, किसी के 90 दिन, किसी के 85 दिन, किसी के 80 दिन। तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी कि 90 डेज़ सबसे बड़ा जो पहला बेनिफिशियरी है इसका इमरान खान था जब इनको अरेस्ट किया गया। अभी भी इन पे को तोशा खाना का केस बनता है, अब मेरिट पर नहीं जाता कि क्या है ये क्या नहीं है, क्या बनेगा। और अल-कादर ट्रस्ट केस जो है नैब का सबसे बड़े बेनिफिशियरी हुई है। इसका मतलब है इनके लिए स्पेसिफिक लाभ बनाया गया ना। उसके बाद देखें नैब कोर्ट के पास कोई पावर नहीं थी बेल लेने की। अब जो बेल हाई कोर्ट में होती थी, मतलब बेसिकली कोर्ट की जुरिसडिक्शन को ऑस्ट किया गया कि आप बेल ही नहीं ले सकते। अब बेल की पावर दोबारा उन्होंने नैब को दी कि आप नैब की कोर्ट जो है, जिस तरह दूसरे केसों में 497 में हम बेल अप्लाई करते हैं सेशन के पास या मजिस्ट्रेट के पास, तो इनके पास ही बेल पावर होगी। तो बाज़ चीज़ें इसमें अच्छी हुई हैं कि नैब देखें बेसिकली अब इस पर तो कंसेंसस है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इससे अच्छा है ना कि उसके अगर लॉज को
अब देखें ना, आप किसी बंदे को मुझे पूछेंगे ये फलानी चीज़ है आपने 20 साल पहले इसकी रसीद ले, कौन लेके आएगा, कहाँ पे होती हैं रसीदें? आप रोज़ाना शॉपिंग करते हैं, कितनी क्या रसीदें आप संभाल के रखते हैं, साल 6 महीने रखेंगे। तो एक बंदे को कहें जी आप 50 साल के पहले का हिसाब दें, वो दे सकता है बंदा। तो प्रोसिक्यूशन की भी कोई जिम्मेदारी है ना, अगर केस बनाती है तो वैसे तो ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है कि आप साबित करें भाई आप एलिगेशन लगा रहे हैं। तो अगर भाई आप पूछें फिर इस्लामाबाद में ऊपर जी अपना F6 से F5 से शुरू हो जाए, जैसे सी कोठी आप देखें 50-40 करोड़ के घर में रहते हैं, तो उनसे पूछें आप ये कैसे पैसे कहाँ से लाए, तो कोई जवाब दे सकता है। इसमें पूरा पाकिस्तान आप बंद कर दें नैब के अंदर तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। कोई बंदा जो है मीडियाकर जो है उसके पास भी कोई गाड़ी हुई आपके कहाँ से लाई गई, वो नहीं जवाब दे सकता। तो अगर सही अच्छी बात है, अगर प्रोसिक्यूशन को एलिगेशन लगाती, इससे पहले जजमेंट भी आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि पहले प्रोसिक्यूशन को साबित करना चाहिए कि ये एलिगेशन आप लगा रहे हैं, इनकी रीज़न क्या है, इनकी बेस क्या है, किस बेस पे आप कह सकते हैं कि ये केस है अगेंस्ट क्या। उसमें देखें ना, एक बंदे को एक्यूज को भी तो राइट होता है ना कि आप उसको जेल में डाल दें, उस पीछे हाँ बताएं जी आपने ये क्यों किया है। अब अरेस्ट की पावर आप दे देते हैं नैब को। तो नैब के अंदर जितने भी मिस यूज़ ऑफ द पावर्स हैं उसके अब आप देखें, मैं थोड़ा सा आपका टाइम एक लेता हूँ 30 सेकंड। इमरान खान के दौर में आप मुझे बताएं कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ है? कोई ब्यूरोक्रेसी जो है वो ठप हो चुकी थी, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई फाइलें जो है आगे मूव करने के लिए तैयार नहीं था। स्वयं से कोई अपना कोई जाति किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो तो वो फाइल आगे मूव होती थी। मुझे बताएं ये मेट्रो इस्लामाबाद के अंदर चल रही थी, एक इसकी ईंट नहीं को लगा रहा था। आज देखें ना, अब जिस तरह भी हुआ है, अब इन्होंने इनको छोटी गवर्नमेंट में लिया है, इस पर कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन प्रोजेक्ट कितने इन्होंने इनिशिएट किए हैं विद इन 1 ईयर जो है ना, बड़े बड़े। अब बाराको देखें आप, इधर बिल्कुल बाईपास देखें। तो वो तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने नहीं वो तो चले, उनको कहते हैं आर्मी चीफ, कहते हैं सारी आर्मी। शहबाज शरीफ साहब का क्या बात है? वो कहते हैं कि हमें प्लान ऑफ एक्शन इकोनॉमी का हर चीज का वो आने के बाद दिया। तो शहबाज शरीफ साहब तो अब खुद अपना क्रेडिट जो है ना वो ट्रांसफर कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपको नैब के हद तक बता रहा हूँ कि एक दौर आज से आया था कि तमाम ब्यूरोक्रेसी 3.5 साल इमरान खान के ठप हो चुकी। उन्होंने कहा ये हम काम करें। जदून साहब, वक्त मेरे पास रह गया कम, मुझे बड़ा क्विकली जो है ना वो इस मामले पे बात करनी है। खालिद जमील साहब, वो 2 मामलात थे जो हाई कोर्ट में आने थे। एक तो मुंतकिली का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अटक से अडयाला जेल, वो मामला कहाँ चला गया? उनकी सस्पेंशन वाला मामला वो फिक्स होना था, वो हियरिंग वगैरह क्यों नहीं हुई? 3 मामले थे, 2 आपने जिक्र किया, तीसरा ये था हक के दिफा का जो मसला था, वो भी अभी तक हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। लेकिन ये पहले भी जब लास्ट वीक समाअत थी हक के दिफा के मामले पे, उस वक्त ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उनकी तबीयत नासाज थी और वो मामला जो है कि इल्तवा में चला गया। अभी आज जो है कि अटक से अडयाला की मुंतकली और जो बाकी एज़ पर रूल जो फैसिलिटीज़ उनको हैं उसके ऊपर आज मामला था, वो भी आज तबीयत नासाज थी तो इल्तवा में चला गया। हम दुआ गो हैं। अभी सबसे अहम जो है 22 अगस्त की अभी डेट है जिसके अंदर उनकी सज़ा की सस्पेंशन के हवाले से अपील की गई है। तो हमारी तो दुआ है कि चीफ जस्टिस साहब जल्द जो है कि मुकम्मल सेहतयाब हो ताकि हियरिंग हो और ये जो एक फिजा बनी हुई है इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई जो भी लीगल अपॉर्चुनिटी। शोएब शाहीन साहब, जाहिर है कि ये तो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी कह चुके कि 3 साल की सज़ा है, कोई इतना बड़ा सीरियस मामला नहीं है, ये सस्पेंड हो जाएगी, नाअहली बरकरार रहेगी, फिर वो अदालत में ये मामला चलता रहेगा। लेकिन साथ ही कुछ खबरें आने लगी कि साइफर गुमशुदगी वाले मामले पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है, अलकादिर ट्रस्ट केस भी है। किसी और मुकदमे में इस हेयरिंग से पहले, सस्पेंशन मुमकिन से पहले उनको गिरफ्तारी डाली जा सकती है आपके ख्याल में लीगली? और फिर उसके तहत अगर वो किसी नैब केस में होते हैं तो 30 डेज़ के लिए फिर मजीद ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जिस अंदाज से ये फैसला दिया गया वो सब आपके सामने है, बिल्डोज किया गया। और हक के दिफा के ऊपर वही आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस एक तरफ कहते हैं नहीं बिल्कुल गलत है, आपको हक के दिफा मिलना चाहिए, आपकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस आनी चाहिए। उसकी डेट डाल रहे हैं अगले हफ्ते की, जो कि पिछले हफ्ते वो नहीं लग सका। और साथ ही दूसरे केस में कह रहे हैं कि नहीं जी, जो मेंटेनेबिलिटी और बाकी केसेस हैं, ट्रांसफर एप्लीकेशन है, सारा कुछ नहीं, वो नीचे जा करके दोबारा करते हैं। एक दफा फैसला कर दिया, खिलाफ दूसरी दफा कर दिया, कहते हैं नहीं वो ऑर्डर तो गलत है, लेकिन नीचे दूसरी जज के पास दोबारा चले जाएं। और उसी फैसले में जो कुछ लिखा हुआ है, आप खैर जजमेंट सस्पेंड करने के लिए जब हमने कहा कि जी आज सस्पेंड कर दें या कल रख लें, शॉर्ट सेंटेंस है, 7 साल से कम अगर सजा हो, अदरवाइज भी ये एज ए मैटर ऑफ रूल, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल बेल्स मिला करती हैं। तो इसमें तो मैक्सिमम सजा 3 साल थी, जो 3 साल उसने दे दी।
तो आप इस जजमेंट सस्पेंड कर दें, कल रख लें, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, मैं 4 दिन में ये तारीख रख लूंगा। आज 14 दिन हो गए हैं, यानी वो अब लगेगी 22 तारीख को, उस दिन भी अगर पता नहीं क्या हो सकता है। अब आज हम अटक जेल से होके आ रहे हैं, हमने 6 बंदों की लिस्ट दी कि जनाब हम आए हुए हैं, ये हम गए तो ज्यादा थे, हम 6 बंदों को मिलने की इजाजत दें जेल मैनुअल के मुताबिक। 180 से ज्यादा मुकदमात हैं। अब हम वकील अपने क्लाइंट को नहीं मिल सकते, मुझे बताएं हम वकालतनामे किससे साइन कराएं, हम मिलने कैसे जाएं, हम उनसे इंस्ट्रक्शंस कैसे लें। अब हम इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते, हम केस नहीं कर सकते, उनसे मिल नहीं सकते। पिछले यानी 14 दिन के अंदर पहले दिन एक वकील मिला था और आज सिर्फ वो भी कई घंटे इंतजार करने के बाद सिर्फ एक वकील को मिलने की इजाजत दी है उन्होंने। ये है टोटल इनका कंडक्ट जो कुछ ये कर रहे हैं। और फिर डॉक्टर उनकी मर्जी का नहीं आ सकता, उनको मिल नहीं सकता। एक काइंड ऑफ डेथ सेल आप समझ लें, यहाँ जहाँ वाशरूम भी नहीं है, अटैच ओपन वाशरूम है, वहाँ ना शावर है ना और चीजें, खराब किस्म का कमरा किया हुआ है। वो ये नहीं है कि उनका कोई गिला शिकवा है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का ये तो चलो एसी नहीं देते, कुछ ना दें यार, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर का इतना तो हक है, उसको एक साफ सुथरा कमरा एटलीस्ट वो दें जहां वो अपनी मर्जी से वो रह सके, एटलीस्ट वो नमाज पढ़ सके। सही वक्त कम रह गया। जहांगीर जुदून साहब 30 सेकंड्स में आप इसको। मैं तो कहता हूँ जितनी जेल मैनुअल के अंदर फैसिलिटीज़ है ना वो सब उनको पहुँचनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि उनको एक टीवी स्क्रीन दे के उनकी जितनी रिकॉर्डिंग है ना इमरान खान की, वो उनको रोज़ाना वहाँ पर सुनाई जाए। वो जेल के बारे में कहते हैं कि जेल कैसा होना चाहिए, जेल के अंदर जो कैसा इंतज़ाम होना चाहिए, और गरीब लोगों के साथ जो है कोई भी बड़ा से बड़ा कहते थे वो पॉलिटिकल लीडर हो, गरीब लोगों के साथ जेल करते, वो उनकी कैसेट जो है ना सारी ऑडियो जो है ना वो उनको रोजाना लाजमी सुनानी चाहिए कि जेल के अंदर वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। अब ये बात बहरहाल मौजूद है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनकी अगर जज जो सज़ा है वो सस्पेंड हो भी जाती है तो उनको मुमकिन तौर पर किसी और मुकदमे में भी ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।